हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी 11 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करेंगे अर्थशास्त्र में चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस देश भारत में किस राज्य की है? तो गोवा राज्य जो है इसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार की पूछ रहा है किस जिले की आय जो है सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो है पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या उपयुक्त सभी है? तो उपयुक्त सभी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख रहा है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, इसे ही वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए इसके बाद देखते हैं। 5 नंबर हमारा है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। तो अब पूछ रहा है सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है? तो हमारा बिहार राज्य जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो राष्ट्रीय आय गणना का सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? किसके द्वारा गणना की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के सभी साधनों की आय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के सभी साधनों की आय। इसके बाद देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो कह रहा है राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है? उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा या उत्पादक क्रियाओं द्वारा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादक क्रियाओं द्वारा राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। तो राष्ट्रीय आय में कौन सा आय सम्मिलित होता है? घरेलू उद्योगों की आय या विदेशों से प्राप्त आय या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो घरेलू उद्योग की आय और विदेशों से प्राप्त आय, ये दोनों को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए देखते हैं। इसके बाद है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो कह रहा है सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था राष्ट्रीय आय गणना का? तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे राष्ट्रीय आय गणना का अनुमान, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के माध्यम से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय थी। तो प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी 2012-13 में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 68,757 रुपया थी 2012-13 में। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का जो परिभाषा दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल के द्वारा, पिगू के द्वारा, फिशर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों के द्वारा ही
इसका परिभाषा नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी के अनुसार 20 रुपया थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर है, कह रहा है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? सकल घरेलू राज्य उत्पाद, या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, या ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किस पर किया जाता है? वर्तमान मूल्य पर, या स्थिर मूल्य पर, या एवं भी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य इन दोनों पर निर्भर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एवं बी दोनों। चलिए इसके बाद है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। कह रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। बिहार की आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, सी हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय? तो सबसे कम पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा तो पटना की है, लेकिन सबसे कम किसका है? तो सबसे कम सीहोर का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है। तो जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूर्ण होती है। कह रहा है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगी तो कौन सी क्रिया पूर्ण होगी? तो विकास की क्रिया पूर्ण होगी। विकास होगा जब राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करता है। तो उत्पादन आय एवं चक्रीय प्रवाह का जब निर्माण होता है तो कौन सा और एक जो है चक्रीय प्रवाह का निर्माण करता है? तो व्यय के माध्यम से भी चक्रीय प्रवाह का निर्माण होता है, यानी कि उत्पादन आय एवं व्यय तीनों मिलकर चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर है।